गुजरात की एक छोटे से गांव की कहानी। एक लड़की 16 साल की जिसका नाम हेतल था। हेतल की कहानी आइए आज उसी की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सागर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं द हिंदी हॉरर शो के इस डरावने एपिसोड के साथ में। यकीन माने आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। नवरात्रि के दिन चल रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी हम सब गरबा खेलने जाने वाले हैं। रात को गांव में ज़्यादातर लोग जल्दी सो जाते हैं। मैं भी रात को तैयार होकर अपने घर से ठीक 9 बजे रात को गरबा खेलने के लिए निकल गई। अकेले ही थी मैं और बहुत अंधेरा था। जाते जाते रास्ते में मुझे कुछ किसी की आवाज़ आई। जैसे लगा मुझे कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है। मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगी। आखिर में मैं एक अंधेरे खंडर में पहुंच गई और वो आवाज़ मुझे मेरे दोस्त शुभम की लग रही थी। अचानक हवा भी सर्द हो गई। फिर पीछे से एक हाथ ने मुझे छुआ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही जैसे ही मैंने पलट कर देखा, शुभम ने मेरी कमर को जोर से पकड़ लिया। हाय, वो एहसास, धीमी धीमी सर्द हवा हमारे अकेले मिलन को जैसे और भी दीवाना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों बरसों के बाद मिल रहे हैं, जैसे जो हमें और भी करीब ला रही थी। मैं तो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी शर्म के मारे। शुभम ने मस्ती भरी अदाओं से मुझे अपने बाहों में जकड़ लिया। उसकी बाहों में मुझे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब ज़्यादा रात हो गई। तो मैंने शुभम से कहा, अब मुझे घर जाना चाहिए वरना घर वाले मुझे ढूंढने लगेंगे। यही कहते हुए मैं शुभम को वहाँ से निकल गई। शुभम ने भी कहा कि ठीक है जाओ, और कहा कल फिर यहीं पे मिलते हैं। मैं भी शर्माई और हाँ में सर हिलाते हुए मैंने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन स्कूल में हम सभी दोस्त कैंटीन में बैठे थे। मैं शुभम को देख रही थी और मुस्कुरा रहे थे। शुभम ने भी मुझे एक बार देखा और मुस्कुराने लगा। मैंने उसे आज रात को गरबा गरबा खेलने के बाद उस खंडर में मिलने का इशारा किया। तब सारे दोस्त बातें करने लगे और बातें करते करते यहाँ वहाँ की बातें करते हुए हम लोग निकल गए। अब बारी थी फिर से शाम की, उसी शाम की जिस शाम को शुभम और मैं फिर से एक दफ़ा मिलेंगे। मैं घर से निकल तो गई थी आज टाइम पे, और निकलते समय मैंने ध्यान दिया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मुझे लगा कि शायद कोई घर का मेंबर होगा जो मेरा पीछा करते हुए आ रहा हो शायद, और वो देखना चाहता हो कि पिछली रात मैं इतनी देर तक कहाँ थी। यही देखते हुए मैं थोड़ा आगे गई। आगे जाते ही मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखा और उस पेड़ के सहारे मैं उस पेड़ के पीछे छुप गई। छुपते ही मैंने पीछे की तरफ पलटते हुए देखा। मैंने देखा कि कुछ है जो कुत्ते जैसा थोड़ा दिखाई दे रहा था, या फिर कुछ किसी भेड़िए की तरह दिखाई दे रहा था। वो जो कुछ भी था बड़ा अजीब था। मैंने डरते हुए उस पेड़ का सहारा नहीं छोड़ा, और उस पेड़ से छुपते हुए मैं उस
जो भी चीज़ थी उसे फिर से देखने की कोशिश करने लगी। मैंने पाया कि वो चीज़ अब वहाँ पर नहीं है। तो राहत की सांस भरते हुए मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद मैं फिर से एक दफ़ा उसी खंडर में पहुँच गई जहाँ पर मेरा दोस्त यानी कि मेरा प्यार शुभम वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं शुभम से मिलते ही मैंने शुभम को सारी बातें बताई कि किस तरीके से मुझे वो जो भी चीज़ थी वो मेरा पीछा कर रही थी। वो मेरा पीछा कर रही थी। और शुभम ने जैसे ही ये बात सुनी, शुभम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे हेतल, इतनी रात को तुम आ रही थी, क्या पता कोई कुत्ता ही हो, इतना क्यों सोच रही हो? इतनी अंधेरी रात में तो गांव का कोई जगा हुआ भी नहीं होता। मैं मानता हूँ नवरात्रि चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई हम दोनों की तरह किसी खंडर में किसी को मिलने के लिए जाए। हम दोनों अब यहाँ पर हैं तो इन सारी बातों को दूर रखते हैं और अपनी बातें करते हैं। क्या तुम तैयार हो? मैंने भी हाँ में सर हिलाते हुए उससे बातें करना शुरू किया। बातें करते करते पता नहीं कब और कैसे वक्त निकल गया कि मैंने देखा कि अब रात के कुछ 10:30 बज रहे थे। और गांव में रात के 10:30 बजना मतलब शहर के 1 या 2 बजने के बराबर होता है। कि शहर में 1 या 2 बजने के बराबर ही होता है। तो मैंने शुभम को कहा कि मैं आज फिर जा रही हूँ, हम कल यहीं पे मिलेंगे फिर से। शुभम ने भी हामी में अपना सर हिलाते हुए मुझसे मुझसे कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं भी यहाँ से चले जाऊँगा। जब मैं रिटर्न आ रही थी, आते हुए मुझे वही पेड़ दिखाई दिया जिस पेड़ का सहारे लेकर मैं छुप गई थी और उस जो भी वो अजीबो गरीब चीज़ थी उसे देख रही थी, मतलब उससे छुप रही थी मैं। तो मैंने ध्यान दिया कि जैसे ही मैं उस पेड़ के नज़दीक आकर रुकी, कोई हवा थी जो मेरे कानों को छूते हुए एकदम से मेरे नज़दीक से निकली, मेरे नज़दीक से गुजरी, एकदम बदन में सरसराहट से भर गई हो जैसे। ये सरसराहट आम दिनों की तरह तो नहीं थी। मैं मानती हूँ कि सर्दियों का मौसम है, ठंडी हवा चलना वाजिब है, लेकिन ये कुछ अलग था। ये एहसास काफ़ी अलग था, जैसे इस सन्नाटे में कोई चीख कर मुझसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ। अब मैं घर तो आ गई थी। ऐसे ही करते हुए 8वां दिन भी निकल गया और आज ये 9वां दिन है। नवरात्रि के 9 दिन बड़े ही पावरफुल होते हैं उन काली शक्तियों के लिए जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बिना दिखे ही हमारी ज़िंदगी पलटने के लिए काफ़ी होती हैं। काली शक्तियों का जोर इन 9 दिनों में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। यही चीज़ यह चीज़ मुझे मेरी माँ ने बताया और माँ ने साफ साफ शब्दों में मुझे माँ ने साफ साफ शब्दों से मुझे कह दिया था कि हेतल, आज तुम्हें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो आज का गरबा तुम ना ही खेलो तो अच्छा होगा, क्योंकि आज की ये काली रात बहुत कुछ बदल देती हैं लोगों की ज़िंदगी में। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची पर कोई आँच आए। मैंने भी माँ की बात पर सर हिलाते हुए हामी भरी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। मैं कोशिश भी कर रही थी कि सो जाऊं किसी न किसी तरीके से, लेकिन
मन में एक ख्याल और था कि शुभम मेरा अब भी वहीं पे इंतज़ार कर रहा होगा। यही चीज़ को सोचते हुए जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि माँ और पापा दोनों ही सो गए थे और मैं, ना कोई मेरा भाई है ना ही कोई बहन, मैं मेरे घर की एकलौती हूँ। जब मैंने देखा कि मम्मी पापा सो गए हैं तो मैंने चुपके से तैयार होके यहाँ से निकलने में ही भलाई समझी और मैं निकल पड़ी अपने प्यार से मिलने, यानी कि शुभम से मिलने। मैं यहाँ से निकल गई। अपने घर से निकलते ही जैसे ही मैं चौराहे पे पहुंची, चौराहे पे पहुंचते ही मैंने एहसास किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है उस दिन की तरह। उस दिन तो मुझे कुछ दिख गया था, लेकिन आज ये जो पीछे से आ रहा है इसकी सिर्फ सरसराहट ही इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि मेरा एक एक रोम खड़ा हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे इसके हर सरसराहट पर। मैंने वहाँ से दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते मैं फिर से उसी पेड़ के पास जाकर रुक गई और वहाँ सर चुपके से उस तरफ देखने लगी जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। मैंने पाया कि मुझे जिस सरसराहट की आवाज़ आ रही थी वो शायद मेरा भ्रम हो सकता है, क्योंकि पलट कर देखने पर मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आप यू आप ये मान सकते हो कि मैंने जस्ट इमेजिन कर लिया हो कि कुछ है मेरे पीछे, लेकिन इतनी सटीक इमेजिनेशन भी नहीं होती इंसान की। इस चीज़ को मैंने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर शुभम मेरा इंतज़ार कर रहा है और ये नवरात्रि के 9 दिनों में ये आखिरी वाला दिन था जिस दिन मैं शुभम से अकेले में इस तरीके से मिल पाऊंगी। घड़ी में वक्त देखते ही मैंने देखा कि ये 9:30 के आसपास का समय हो चुका था। गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के बाहर जो गरबा मैदान था, जहाँ पर जिस मैदान में सारे लोग गरबा खेल रहे थे, बस वहाँ पर लोगों की आवाज़ें आ रही थी और कुछ नहीं। मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सकी मैं वहाँ से निकल गई और जैसे ही मैं खंडर के पास पहुंची मैंने पाया कि वहाँ पर कुछ नहीं था, ना कोई दिख रहा था, न कुछ न कुछ। कि एकदम से आवाज आई कि बड़ा सा कोई पत्थर, जैसे कि आप समझो एक दीवार टूटी हो, एक बड़ा सा पत्थर मेरे पैरों के पास आकर गिरा और दीवार के उस तरफ बन रही वो आकृति आज भी मेरे जहन में बहुत अच्छी तरीके से घर बना चुकी है। वो जो भी चीज थी, अंधेरे में एक काले साये की तरह वो चीज वहां पर खड़ी थी। उसकी 2 चमकती आंखें मुझे दूर से दिखाई दे रही थी। फिर मैंने हिम्मत करते हुए अपने पैरों को पीछे की तरफ लेने की कोशिश की और जैसे ही मेरा पैर पीछे की तरफ जा रहा था कि मैं एक चीज से टकराई। अब मुझे पता नहीं था कि पीछे की तरफ क्या था और जैसे ही मैंने पलट के देखा तो वहां पर शुभम बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही शुभम को देखा मेरी सांस में सांस आई और शुभम ने भी मुझे देखते ही गले लगा लिया। मैंने जैसे ही शुभम के बाहों में मैं थी वैसे ही मैंने शुभम को पूछा, क्या तुम मेरा आज इतने समय तक इंतजार कर रहे थे? तुम घर नहीं गए? मुझे लगा कि तुम निकल जाओगे क्योंकि काफी वक्त हो चुका था। शुभम ने भी मुस्कुराते हुए वहां से जवाब दिया, अगर जाना ही होता तो मैं इतने समय से तुम्हारा यहां पर इंतजार नहीं करता। ये इंतजार ही तो है जो तुम्हें मुझसे जोड़े रखा हुआ है।
इतना सुनते ही मैं सारी चीज़ें भुला चुकी थी। वो आवाज़, वो पत्थर का गिरना, वो सरसराहट और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि घर पे मैंने कुछ बताया ही नहीं है और मैं ऐसे ही बाहर निकल गई हूँ। शुभम के साथ वक्त बिताते हुए, उसके साथ बातें करते करते मैं भूल ही गई थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी वक्त बीत चुका है और गरबा मैदान से तो अब लोगों की आवाज़ भी आना बंद हो गई है। मैंने घड़ी में समय देखा कि मैंने पाया अब रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने शुभम से विदा लेते हुए शुभम से कहा कि अब हम दोनों को स्कूल में ही मिलना होगा, बाहर मिल पाना अब नामुमकिन सा है। जैसे अगले साल तक इंतज़ार करना होगा बाहर मिलने के लिए। शुभम की आंखें भर आई इतना सुनते ही और शुभम ने भी हेतल को विदा कर दिया। जैसे ही मैं चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी, चौराहे पर वह पेड़ मुझे अब भी अच्छे से दिख रहा था। उस पेड़ का और मेरा क्या लेना देना था मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, जैसे ही मैं उस पेड़ के नज़दीक पहुंच रही थी, मेरे आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा था मुझे। ऐसे जैसे कोहरा मच रहा हो, सामने का कुछ दिखाई ना दे रहा हो। धीमे धीमे मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उस अंधेरे में याद रखने वाली सिर्फ एक ही चीज थी। वो चीज थी वो काला साया, जिसकी चमकदार आंखें मुझे इस अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। मैं बेहोश रही। तकरीबन 4 से 5 दिन तक मुझे होश नहीं आया और जब मुझे होश आया तो मेरे पिताजी ने मुझे पता नहीं क्यों मुंबई की तरफ शिफ्ट कर दिया। कहाँ मैं गुजरात की रहने वाली और मुझे मुंबई की तरफ शिफ्ट कर दिया पापा ने। मेरी चाची मुंबई में एक आलीशान घर में रहती थी। वहीं पर मैं उनके साथ में मैंने भी अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। मेरे स्कूल की पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें मुंबई में शिफ्ट कर दी गई। कि एक दिन चाची से बात करते हुए मैंने चाची से बड़ी हिम्मत के साथ में पूछ लिया कि चाची, उन 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ था जो मुझे कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कुछ तो खास हुआ होगा कि मैं 4 दिन तक बेहोश थी और मुझे कुछ पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। कैसे आप लोगों ने मुझे ढूंढा और कैसे मैं और कहाँ पर मैं आप लोगों को मिली थी, कुछ तो बताइए। चाची ने जैसे ये बात मेरे मुंह से सुनी, चाची के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। चाची ने इस बात को बताने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस बीमार पड़ गई थी, कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं। चाची ने आज तो इस बात को टाल दिया और ऐसे ही करते करते आज 6 साल पूरे बीत चुके हैं उस हादसे को। कि एक दिन फिर से मैंने चाची से पूछा कि चाची, अब तो सब कुछ ठीक है, मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब उन 4 दिनों में क्या हुआ था ऐसा तो मुझे कुछ याद तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कल मुझे फिर गांव के लिए निकलना है। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो मैं सतर्क रहूँगी, मैं ध्यान दूंगी कि वह गलती मुझसे फिर से ना हो। कुछ तो बताएं। चाची ने बड़ी हिम्मत करते हुए हेतल से कहा, हेतल,
हमारे पूर्वजों में तुम्हारे जो परदादा थे वो बहुत ही क्रूर टाइप के थे, यानी कि अपने से नीची जाति वालों को वो कुछ समझते ही नहीं थे। और बेटी सुभद्रा उनकी बेटी सुभद्रा जो हर किसी से प्यार करती थी, हर किसी को स्नेह रूप से देखती थी, हर किसी का आदर सम्मान करती थी। दोनों बाप बेटियों में फर्क सिर्फ इतना था, एक जलता हुआ आग तो एक तरफ शरीर को और आत्मा को ठंडी कर देने वाली सुभद्रा, बिल्कुल किसी बर्फ की तरह जो किसी के जख्म पर लग जाए तो उसे आराम मिल जाए। सुभद्रा गांव के हर एक इंसान को अपना मानती थी। और सुभद्रा का स्वभाव इतना अच्छा था कि वो गांव के हर एक सदस्य को अपने घर का सदस्य समझती थी। इसी बात पे हमेशा तुम्हारे जो परदादा थे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था सुभद्रा की इस हरकत से। लेकिन सुभद्रा का ध्यान उस चीज़ के अलावा एक और जगह पर जाकर ठहरा हुआ था, और वो था श्याम। श्याम एक ईमानदार आदमी, या ये कह लो कि एक ईमानदार ऐसा लड़का जिसने कभी भी तुम्हारे परदादा की हवेली में किसी भी तरीके की कोई बेईमानी ना की हो, ईमानदारी से अपना पूरा जीवन व्यतीत किया हो जिसने, उसकी तरफ सुभद्रा का झुकाव दिन ब दिन बढ़ता रहा। और ऐसे ही एक दिन सुभद्रा ने श्याम से कह दिया कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन श्याम को यह भी पता था कि अगर साहब को यह बात पता चलेगी कि मैं और उनकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो अपने अपने आप के साथ में अपनी माँ को भी खो देगा, क्योंकि तुम्हारे परदादा इतने क्रूर थे कि वो किसी को भी नहीं बख्शते थे। जान लेना तो उनके लिए एक खेल हो जैसे। यही सोचकर श्याम ने सुभद्रा की बात को नकारते हुए साफ शब्दों में इनकार कर दिया। लेकिन सुभद्रा भी कुछ कम नहीं थी। कुछ वक्त बीता, कुछ महीने बीते। उसके बाद सुभद्रा ने श्याम को किसी न किसी तरीके से मना लिया था। लेकिन एक दिन इस बात की खबर तुम्हारे परदादा तक पहुंची। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि उनकी अपनी बेटी किसी नौकर के साथ में है। उनका यह गुस्सा उस हद तक बढ़ गया था कि वह यह तक भूल गए थे कि उनकी बेटी भी उस नौकर के साथ है। एक दिन सुभद्रा और श्याम उनके घर में थे, यानी कि श्याम के घर पे वह दोनों थे। तो जो तुम्हारे परदादा थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज ही रात को इनका काम ठीक किया जाए, यानी कि इनका खेल खत्म कर दिया जाए पूरी तरीके से। उन्होंने अपने नौकर को साफ साफ शब्दों में कहा कि जाओ और उस घर को जला दो। उनके नौकर ने जाकर उस घर को जला दिया और उस घर के अंदर वो दोनों भी जलकर राख हो गए। मैंने भी चाची से पूछा कि चाची उन 4 दिनों में क्या हुआ था, मुझे वो जानना है। आपने इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो चाची ने मुझसे कहा, रुको, अब पूरी बात खत्म नहीं हुई है। पूरी बात खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। जैसे ही दूसरे दिन गांव वालों ने देखा कि घर के अंदर 2 जली हुई लाशें हैं, तो गांव वालों को लगा शायद श्याम और उसकी माँ इसी आग में जलकर खत्म हो चुके हैं। लेकिन गांव वालों का भरम तो तब टूटा जब पीछे से श्याम की माँ अपने भाई के घर से लौटकर अपने घर की तरफ आई। श्याम की माँ ने देखा कि पूरा घर जल के ध्वस्त हो चुका था और अंदर 2 शव पड़े हुए थे।
दो डेड बॉडी से पड़ी हुई थी, जो साफ साफ पता चल रहा था कि एक लड़का और एक लड़की की है। श्याम की माँ को सुभद्रा और श्याम के बारे में सब कुछ पता था, तो वह गुस्से के मारे तुम्हारे परदादा के हवेली में आई और उन्होंने उस समय बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे दादाजी को श्राप दे दिया कि जाओ, आज तुमने मेरा बेटा छीना है और उसके साथ में अपनी बेटी को भी तुमने खुद से दूर कर लिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आगे जब भी तुम्हारे वंशजों में या तुम्हारे घर की कोई भी लड़की किसी से बेइंतहा प्यार करेगी, तब तुम खुद उसके मौत के कारण बनोगे। यह सुनने के बाद तुम्हारे दादाजी को कुछ फर्क नहीं पड़ा और कुछ दिनों बाद उनकी बेदर्दी से मौत हो गई, उसी खंडर में जहां पर तुम मिलने गई थी। लेकिन जैसे ही यह बात मैंने सुनी, मिलने वाली जो बात थी, मैंने चाची से कहा कि यह बात आपको कैसे पता चली। तब चाची ने बताया कि उन 4 दिनों में तुम्हारे जो परदादा थे एक ब्रह्म राक्षस बन चुके थे, जो वो तुम्हारे शरीर पर हावी हो चुके थे। तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अब मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कुल का नाम खराब कर रही है। इतना सुनते ही तुम्हारे पापा की जैसे हालत ही खराब हो गई हो, क्योंकि घर में एक अकेली तुम ही थी जो तुम्हारे माँ बाप का सहारा थी। तो गांव वालों ने बताया कि दूसरे गांव में एक दुर्गा मंदिर है जहां पर 10वीं के दिन बहुत बड़ी पूजा होनी है और ये पूजा 10वीं से ठीक 4 दिन बाद खत्म होगी। तुम अपनी बेटी को वहां क्यों नहीं लेके जाते? पहले तो तुम्हारे पापा ने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी भी जगह पर नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन गांव वाले और तुम्हारे माँ के समझाने के बाद में तुम्हारे पापा वहां पर तुम्हें लेकर चले गए। और तब जब पूजा खत्म हुई, तब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो मैंने भी चाची से पूछा, अब तो मैं कल जाने वाली हूँ गाँव, क्या मुझे फिर से वो तकलीफ होगी? तब चाची ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अब माता रानी खुद तुम्हारे साथ है, उनका कवच तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जा सकती हो। और दूसरे दिन जैसे ही मैं गांव पहुंची, गांव पहुंचते ही मुझे मेरी एक सहेली के शादी में जाना था। वहाँ पर मेरे स्कूल के सारे दोस्त वहाँ पर आने वाले थे, उनमें शुभम भी आने वाला था। शुभम को मिलने के लिए जिस तरीके से मेरा मन मचल रहा था, जिस तरीके से मेरी आत्मा तड़प रही थी, शायद किसी और की किसी से मिलने के लिए आत्मा इतनी तड़पती होगी। शाम का इंतज़ार तो अब ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जैसे ही शाम हुई, मैं घर से तैयार होकर निकल तो गई थी और चौराहे पर सारे दोस्त आकर मिलने वाले थे कि मुझे फिर से उसी खंडर के पास से ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा हो। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए जैसे ही खंडर के पास पहुंची, मैंने पाया कि शुभम आज भी वहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। शुभम ने जैसे ही मुझे देखा और मुझे गले लगा लिया। शुभम ने जैसे ही मुझे देखा, देखते ही मुझे गले लगा लिया और गले लगाते हुए उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, सुभद्रा, मैं तुम्हारा इंतज़ार तो यहाँ पर सदियों से कर रहा हूँ, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? जैसे ही मैंने यह नाम सुना सुभद्रा, मुझे समझ में नहीं आया एकदम से। मैंने
शुभम को धक्का देते हुए मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो? मैं हूं हेतल, तुम सुभद्रा कह रहे हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो या फिर किसी और के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है? यह सुनते हुए शुभम ने भी साफ शब्दों में कहा कि शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में तुम सुभद्रा और मैं तुम्हारा श्याम था। याद करो किस तरीके से तुम्हारे पिता ने हम दोनों को मेरे घर में जलाकर मार दिया था। आज वक्त आया है कि हम अपने प्यार को पूरा करें। क्या तुम मेरा साथ दोगे? यह सुनने के बाद एकदम से हेतल को सब कुछ याद आ गया। यानी कि मुझे मेरे पिछले जन्म में हुई सारी चीज़ें मुझे अच्छे से याद आ गई। उसमें से कुछ ही चीज़ें थी जो चाची ने मुझे बताई थी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे याद आ गई। आज मैं मेरे प्यार के साथ में यहाँ पर खड़ी तो हूँ, लेकिन वो काला अंधेरा साया आज भी मुझे वहाँ दूर खड़े रहकर देख रहा है। मैंने शुभम यानी कि शाम से कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन क्या हम दोनों का एक होना इस दुनिया को मंजूर नहीं है? तो शाम ने भी कहा कि अब क्या हो गया, अब तो हम फिर से एक हो सकते हैं। कि उतने में ही मैंने शाम से कहा कि तुम तुम्हारे पीछे देखो, शायद वो रात आज फिर से आने वाली है हमारी जिंदगी में। शाम जैसे ही पलटा, उसने पाया कि सुभद्रा के पिताजी पीछे खड़े थे। पता नहीं ये वक्त कैसे और कब खत्म होगा। आज मैं और शुभम, हम दोनों के दो बच्चे हैं और हम लोग मुंबई में बड़े ही चैन और सुकून से जी रहे हैं। लेकिन ये चैन और सुकून सिर्फ कहने के लिए है। आज भी मुझे मेरे परदादा यानी कि मेरे पिताजी आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों दूर हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन माता रानी की कृपा है कि वह हम दोनों को सिर्फ दूर से ही देख पाते हैं। नज़दीक आना तो दूर, वो हमारे आसपास में भी भटक नहीं सकता। ये थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ द हिंदी हॉरर शो को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। मैं आप सभी का दोस्त सागर आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।